सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवान्नमतिः। नमः। ठीक है, तो टिप्पण में क्या देख रहे हैं हम कि शब्द की शक्ति और लक्षण। तो शब्द की वृत्ति, तो क्या देखा हमने पहले कि शब्द में माने पद में पदार्थ बोधन कराने का सामर्थ्य होता है, उसको शक्ति कहेंगे। अभी यही क्या है, ये शक्ति क्या है, पहले कहते हैं कि ये संबंध दिखाती है, पद और पदार्थ में संबंध दिखाती है, ऐसी शक्ति है, इसको वृत्ति कहेंगे। तो पहले सामान्य क्या कहेंगे, वृत्ति कहेंगे। अब ये वृत्ति जो है, ये वृत्ति जो पद के साथ संबंध के अर्थ में है, यही क्या है कि ये प्रवृत्ति कराती है। इसलिए प्रवृत्ति जो पद से पदार्थ का बोधन होता है, वो जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को भी संबंध कहेंगे, क्योंकि वो वृत्ति का माने संबंध का बोधन कराती है। क्योंकि पद और पदार्थ के बीच में संबंध है, ये बोधन उस पद के पदार्थ की ओर जो प्रवृत्ति है उससे होती है, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, उसको भी संबंध कहेंगे। अभी ये जो वृत्ति जो है या संबंध, ये दो प्रकार के, एक है शक्ति और दूसरे है लक्षण। तो वो देख रहे थे हम कि शक्ति है, उसको सायं शक्ति शब्दस्य अर्थेन स विद्यमान शक्ति वृत्ति रूप साक्षात संबंधो भवति। और इसमें क्या है कि तीन विभाजन कर दिया शक्ति वृत्ति का, योग रूढ़ी और योग रूढ़ी इति त्रिविधा। योग माने क्या है कि यौगिक व्युत्पत्ति से जो आता है, धातु या तो प्रकृति और प्रत्यय कहेंगे, धातु कह सकते हैं, किंतु शब्द तो तद्धित इत्यादि भी होगा तो धातु से नहीं आएगा, समास इत्यादि होगा, तो इसलिए क्या कहेंगे कि एक व्युत्पत्ति अर्थ कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, अंग को प्रकृति कहेंगे। प्रकृति और ये प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय से जो अर्थ समझ में आता है उसको यौगिक या यौगिक व्युत्पत्ति कहेंगे, या तो योग शक्ति वृत्ति कहेंगे। दूसरा रूढ़ी अर्थ जो है उसको रूढ़ी कहेंगे, और दोनों जो है उसको योग रूढ़ी कहेंगे। अब यहाँ उदाहरण से घटाते, जल्दी चलते हैं, इसमें अधिक कुछ नहीं है। यदि ऊपर ऊपर समझ में आया तो ये शब्दता समझने की अपेक्षा नहीं है। फिर ये उदाहरण देख लेते, देखिए पाद रक्षा करके एक है, पाद रक्षा पद दिया है यहाँ पे, पाद और रक्षा ये समस्त पद है, पाद रक्षा। तो पाद रक्षा सुनने से क्या समझ में आता है, फिर आगे उदाहरण देंगे, तो उदाहरण समझ लिए तो ये अर्थता घट जाएगा। तो ठीक है, अधिक उदाहरण दिए तो लंबा टिप्पण है। पहले अंक में कहते हैं यस्य शब्दस्य स्व अवयव योगेन अमलन्य क्या मेलनेन योगेन, आकार यहाँ छूट गया, यहाँ पे अर्थ के साथ होगा। तो ये शब्द क्या है, स्व अवयव योगेन अर्थ ज्ञानोत्पादन सामर्थ्यम अस्ति। योगेन माने मेलनेन, योगेन की जगह मेलनेन, तो योग दोनों जुड़कर, तो स्व शब्द जिस शब्द का अपने अवयव, अपने जो भाग है, वो हो सकता है कि प्रकृति और अंगो, धातु और प्रत्यय हो, या समस्त पद हो तो दो पद हो, दो से अधिक पद हो इत्यादि, जो अपने भाग जो है उसके मेलन से जो अर्थ ज्ञान का उत्पादन सामर्थ्य है शब्द, जिस शब्द का, तस्य शब्द से स्वार्थेन स योग शक्ति रूप संबंधो अस्ति। तो उसका उस शब्द का, पद का अर्थ के साथ कैसा संबंध है, कहते हैं योग शक्ति रूप संबंध है। शक्ति संबंध ही है, शक्ति ही है, पर योग शक्ति है वो। ससंबंध है वो शब्द से योग वृत्ति रीति वर्णते, तो दूसरा अर्थ दे रही है, वृत्ति करके हमने देखा, योग वृत्ति कहेंगे उसको। यथा पादरक्षा, उदाहरण दे, पादरक्षा माने चप्पल कहते हैं, जूता चप्पल। ये पादरक्षा इति पदे पादरक्षा इति अवयव द्वयम अस्ति। ये दो अवयव है, पाद और रक्षा, समस्त पद में। तयोः द्वयोः अवयवयोः योगेन
माने मेलनेन कंटकादिभ्यः पादत्राण योग्य उपादानादि रूप अर्थस्य ज्ञानम जायते। तो किससे क्या ज्ञान उत्पन्न होता है? तो कहते हैं कंटकादि भी, कांटे होते हैं, कांटे इत्यादि, कांटे पत्थर इत्यादि जो है उससे पाद त्राण, त्राण माने रक्षण पालने, तो ये रक्षण करने के अर्थ में पैर के रक्षण के लिए पांव की रक्षा होती है, ऐसे अर्थ समझ में आता है। तो यौगिक अर्थ समझ में आता है। तस्मात् पादरक्षा इति पदस्य पादरक्षण योग्य उपादानादि रूप तदर्थेन सह योग शक्ति रूप संबंधः अस्ति। तो क्या है कि इससे योग शक्ति रूप संबंध क्यों है? क्योंकि ये इसमें योग्यता दिखाते कि पाद के रक्षण की योग्यता है, इसीलिए पाद रक्षा कहते हैं, इसलिए यौगिक अर्थ हो गया है। ये हो गया एक। तो इसको क्या कहेंगे? योग शक्ति रूप संबंध कहेंगे या योग वृत्ति कहेंगे। दूसरा कहते हैं कि अभी रूढ़ी क्या है? यस्य पदस्य अर्थ ज्ञानम अवयवैहि न जायते। तो केवल शब्द को सुनकर, दो शब्द है या जो भी है वो शब्द सुनकर, पाद दो पद है उसमें, ऐसे सुनकर, जो पदों को सुनकर या शब्द को सुनकर जिसका अर्थ नहीं उत्पन्न होता, उसके विभाग से, माने विभाजन, दो यदि पद है ऐसे सुनने से नहीं होता, बताएंगे अर्थ। किंतु यस्य पदस्य अयम एव अर्थ इति एवं पदार्थ बोधन विषय का संकेतो परिभाषा यस्य पदस्य ये न अर्थे नस्ति। तो पद का कैसा संबंध है? यहाँ पे कहते हैं केवल उसके अवयव से समझ में नहीं आता है कि क्या अर्थ है। तो कोई कह देगा नहीं इसका यही अर्थ है, कैसे है करके समझ में नहीं आएगा। ऐसे क्यों है? ऐसा ही है, रूढ़ी है, ऐसे इस शब्द का ही अर्थ है, कुछ शब्द का नहीं। अभी जैसे अभी च में तो अवयव नहीं है, च जैसे निपातन कहते हैं, व्याकरण शास्त्र में निपातन कहते हैं, कैसे आया ये पता नहीं, पर यहाँ पे रूप की बात नहीं कर रहे, अर्थ कैसे आया नहीं बता रहे। पर रूप भी होगा, व्याकरण में तो रूप से ही अर्थ लगेगा कि रूप कैसे आया, प्रत्यय विभाग देखेंगे तो इससे समझ में आएगा कि अर्थ है करके। पर ये निपात जो होते हैं उसमें ऐसे ही अर्थ है, ऐसे ही रूप है। कैसे बना? तो ये प्रत्यय जुड़ा है, कुछ तो हो गया है, तो प्रत्यय समझ में नहीं आता है, या तो धातु समझ में नहीं आता, अंग क्या है समझ में नहीं आता, इसीलिए प्रकृति प्रत्यय संबंध से अर्थ नहीं ज्ञापित होता। तब क्या कहेंगे? उसको निपातन रूप है। इसीलिए क्या है कि अर्थ भी निपातित करके समझ सकते। निपातित अर्थ में नहीं होता, रूप में निपातित कहते निपातन, किंतु क्या होगा उसमें ऐसे है करके हम समझ लेंगे, तो ऐसा अर्थ रूढ़ी में है, प्रसिद्ध है। तस्य पदस्य तेन अर्थेन स रूढ़ी शक्ति रूप संबंध अस्ति। तो रूढ़ी शक्ति कहेंगे, शक्ति रूप संबंध है पर क्या है? रूढ़ी है, लक्षणा नहीं है, ये सब साक्षात संबंध है। सएव संबंध शब्द से रूढ़ी वृत्ति इति अभिधीयते। तो ये रूढ़ी वृत्ति कह दिया, पहले योग शक्ति रूप कहिए या संबंध को, या योग वृत्ति कहे। यहाँ पे भी क्या है कि रूढ़ी शक्ति रूप संबंध या रूढ़ी वृत्ति ऐसे कहेंगे। यथा उष्णीश करके कह दिया। अभी उष्णीश में क्या प्रत्यय दिखाई दे रहा है? ये उष्ण करके ऐसे कुछ तो सुनाई दे रहा है, तो ये क्या है? अर्थ नहीं लग रहा है। ईशा उष्णीशा करके क्या है? और ये षण्मुख शकार है, मूर्धन्य है, क्या है करके क्या प्रत्यय है? कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। व्याकरण का अभ्यास करेंगे तो भी क्या है कि सूत्र से कुछ ऐसे स्मरण नहीं आ रहा है कि कोई प्रत्यय दिख रहा है इसमें, इसीलिए क्या कहते हैं? या तद्दित है कि क्या है, इसीलिए कहते हैं उष्णीश इति पदस्य अवयवेभ्यः न कस्यापि अर्थस्य बोधो जायते। इसमें क्या विभाजन करेंगे? उष्ण करके ऐसा है, अरे ये धातु तो नहीं लग रहा है कि कृदंत नहीं लग रहा है, तद्दित होगा, पर ये उष्ण क्या है, ईश क्या, किस अर्थ में आता है, ये बोधन नहीं हो रहा है। तभी कहते हैं किंतु उष्णीशः इति पदात् शिरोवेष्टन रूप अर्थः लोके संकेत पूर्वकम न्यायते। तो टोपी के अर्थ में आता है उष्णीश, तो टोपी के अर्थ में आता है, कह रहे हैं शिरोवेष्टन रूप, तो सिर के ऊपर कुछ आवरण करने के लिए, माने टोपी कहिए या तो जो भी आवरण करने वस्त्र है, दुपट्टा इत्यादि ले लेते सर पे, ऐसे कुछ अर्थ में आता है। ऐसे लोक में ऐसे प्रसिद्ध है, संकेत पूर्वकम न्यायते। तो लोग कि कैसे प्रयोग करते हैं ऐसे समझ लेंगे तो अर्थ ज्ञान हो जाता है। तथा च उष्णीशय प होना चाहिए, यह नहीं है, प होना चाहिए। उष्णीश पदस्य, यहाँ पे प होना चाहिए, ये शब्द प होना चाहिए, यहाँ पे अक्षर प होना चाहिए। तथा च उष्णीश पदस्य शिरोवेष्टन रूप अर्थेन स रूढ़ी शक्ति रूप संबंध। तो रूढ़ी शक्ति रूप या तो रूढ़ी वृत्ति संबंध कहेंगे। ठीक है, उदाहरण थोड़े क्लिष्ट ले लिए, नहीं तो रूढ़ी के लिए दूसरे उदाहरण से भी घटा सकते थे, सहज हो जाता।
तीसरा क्या है, कहते हैं यस्य पदस्य अवयवैः यस्य अर्थस्य बोधो जायते तस्य तस्मिन् अर्थे लौकिक संकेतो अपि अस्ति तस्य पदस्य तेन अर्थेन से योग योग रूढ़ी, यहाँ पे दकार हो गया, ढ कर दीजिए, ढकार होना चाहिए, योग रूढ़ी इति अपि इति अब उभय रूपा शक्तिरस्ति। तो क्या शक्ति है, रूढ़ी से भी घट जाएगा कि प्रसिद्ध है अर्थ ऐसे, और क्या है कि व्युत्पत्ति भी बन रही है, तो रूढ़ी अर्थ भी लग रहा है और व्युत्पत्ति बन रही है, इसीलिए यौगिक अर्थ भी लग रहा है, इसीलिए योग रूढ़ी दोनों हो जाएगा। उसके लिए एक अर्थ बताए, उदाहरण बताए, यथा अंगरक्षा, अंगरक्षा करके कह दिए, अंगरक्षा इति पदे अंग रक्षा इति अवयद्वयम् अस्ति तयोः योगेन मेलनेन चोल चोल कंचुक ऐसे इत्यर्थ से ज्ञानम भवति। तो ये अंगरक्षा, चोल माने शर्ट इत्यादि जो कहते हैं वो, या जो टॉप करके कहेंगे ऊपर पहनेंगे, कि वो क्या है कि चोल इत्यर्थ से ज्ञानम भवति, कैसे अंग का रक्षा करता है ऐसे अर्थ में कि धूप से इत्यादि रक्षा करता है ऐसे। पाद रूप अंगस्य रक्षण कर्त्रीम, यहाँ पे कत्रीम नहीं होना चाहिए, कर्त्रीम करके तकार पहले डाल दिए, बाद में आना चाहिए, पर ये वैसे ये थोड़ा पुराना फॉन्ट है, समझ में नहीं आ रहा, पर ये तकार कर्त्रीम, कर्त्रीम है, ऊपर रेफ होना चाहिए, वो छूट गया, तब ठीक है। रक्षण कर्त्रीम पादुकाम बोधयितुम अंगरक्षा पदम न प्रयुंजीत किंतु चोल कंचुक रूपम अर्थम बोधयितुम एव इदम पदम प्रयुंजीत। तो ये उसका एक तुलना बता रहे। देखिए, पाद रक्षा करके एक उदाहरण ले लिया आपने, इसको आपने योग रूढ़ी करके नहीं कहा, इसको यौगिक कह दिया पाद रक्षा, तो पाद रक्षा इसी अर्थ में आता है, तो कह दिए। अभी क्या नहीं है, पाद भी अंग है कि नहीं, पैर भी अंग है, तो अंग रक्षा भी पाद रक्षा क्यों नहीं हो सकती, तो कहते नहीं, उसकी वैसे रूढ़ी नहीं है। तो क्या हो गया, रूढ़ी होनी चाहिए। अंग रक्षा, आप कोई भी अंग लेंगे, अंग का रक्षा, हाथ में ग्लव्स को अंग रक्षा कह देंगे, सामान्यतः आप अर्थ नहीं लगा सकते कि वो ये क्या यौगिक अर्थ है इस करके, उसमें रूढ़ी अर्थ भिन्न है। पर रूढ़ी अर्थ है तो रूढ़ी अर्थ क्या है कि जैसे ऊपरी अंग का ऊपरी भाग के लिए प्रयोग होता है तो रूढ़ी हो गई, और ऊपरी भाग जो है शरीर का वो अंग भी है, इसीलिए वो ये भी अर्थ है उसमें, व्युत्पत्ति से यौगिक अर्थ भी है, इसीलिए योग रूढ़ी कहेंगे। ये स्पष्ट है क्योंकि ये दोनों कि आप केवल वो शब्द के अर्थ से किसी भी इसमें नहीं लगाते, रूढ़ी यदि भिन्न है तो उसी अर्थ में लगेगा, ऐसे कह रहे हैं। तो ये कोई तो अंग नहीं होगा, अंग होना चाहिए पर कोई भी अंग नहीं चलेगा, वो माने ऊपरी भाग ही होना चाहिए शरीर का, ऐसे अर्थ में आता है, इसीलिए चोल अर्थ में ही, कंचुका अर्थ में ही घटेगा। तो दोनों, तो अंग तो है, अंगरक्षा ऐसे भी होगा रूढ़ी अर्थ जो कंचुक है, और जो अंग है इसीलिए अंग की रक्षा करता है ऐसे यौगिक अर्थ भी लगेगा, इसीलिए दोनों हो गया। तो यहाँ कह दिए कि अंगरक्षा पदम न प्रयुंजित, किसमें, पाद रूप अंगस्य रक्षण कर्त्रीम पादुका, तो पादुका में ये अर्थ नहीं घटेगा, वहां पे तो पाद रक्षा करके ही बोलना पड़ेगा, पादुका या पाद रक्षा कहना पड़ेगा, अंगरक्षा प्रयोग नहीं कर सकते उसमें, यद्यपि पाद भी अंग है। तो दोनों यहाँ पे योग रूढ़ी दोनों है। अस्मिन कंचुक रूपे अर्थे अंगरक्षा पद से लौकिक संकेतो अपि अस्ति, तो लौकिक संकेत भी है, ऐसे ही अर्थ में आता है। तस्मात् अंगरक्षा पद से स्वार्थेन कंचुकेन स योग रूढ़ी थी उभय रूप शक्ति संबंधो अस्ति, दोनों संबंध है कह दिए। तो एक ही पद में दोनों यौगिक अर्थ का बताने का भी सामर्थ्य है और रूढ़ी अर्थ बताने का भी सामर्थ्य है। पंकज आदि पदम अत्र प्रसिद्ध उदाहरण, तो यहाँ पे प्रसिद्ध उदाहरण नहीं लिए कह रहे, तो उनको पता चल गया कि ऐसे ऐसे उदाहरण लिए कि ये वेदांत में कहीं अधिक प्रयोग नहीं होता है, कहाँ चोल का नहीं, कहाँ आपको अंगरक्षा इत्यादि सुनाई देता है, हाँ पुराण इत्यादि में होगा। तो कहते हैं पंकज आदि रूपम, पंकज तो पंके जातम इति पंकजम, कमल को कहते हैं, तो कहते हैं इसमें ऐसे प्रसिद्धि है। तो कुछ भी कीचड़ में जो उगता है, पंक माने कीचड़, कीचड़ में जो उगता है उसको कमल कहते हैं, तो कहते हैं कीचड़ में तो बहुत कुछ उगता है, सबको तो पंकज नहीं कहेंगे। तो इसीलिए क्या है कि रूढ़ी अर्थ होना चाहिए, यौगिक अर्थ तो है पंकज, पंके जातम इति, फिर भी क्या है कि कुछ भी पंक में माने कीचड़ में उगता है उसको पंकज नहीं कहते, रूढ़ी अर्थ क्या है, कमल है, तो कमल अर्थ रूढ़ी अर्थ है, और ये क्या है कि यौगिक अर्थ भी है कि कीचड़ में ही उगता है इत्यादि। सायम शब्द से त्रिविधा शक्ति रूप शक्ति वृत्ति मुख्य वृत्ति इत्युच्यते, इसको कहेंगे मुख्य वृत्ति,
माने साक्षात संबंध जो है। लक्षणा वृत्ति को मुख्य वृत्ति नहीं कहेंगे। शब्द से शक्ति वृत्ति रूप संबंधा जायमाना शब्द से साक्षात संबंधी यो अर्थ। अभी देखिए ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्यों समझना आवश्यक है, क्योंकि पूर्व मीमांसा के बिना उत्तर मीमांसा संबंध संभव नहीं है। तो ये ऐसा ही अर्थ महावाक्य का क्यों होगा, क्यों महावाक्यकार जैसे अद्वैती घटा आता है वैसा ही होगा, ना कि कोई द्वैती विशिष्ट अद्वैती या समुच्चयवादी इत्यादि कोई भी घटा आते वो अर्थ क्यों नहीं होगा, ये समझने के लिए शब्द प्रमाण समझना आवश्यक है। तो ये शब्द प्रमाण समझने के लिए हमें ये लक्षणा से अर्थ हो रहा है कि मुख्य वृत्ति से हो रहा है, मुख्य वृत्ति में भी क्या अर्थ है ये समझना आवश्यक है। क्योंकि ये वाक्य मीमांसा है, वाक्य मीमांसा के लिए केवल व्याकरण पर्याप्त नहीं है। व्याकरण में तो आपको व्याकरण पदशास्त्र है, पर मीमांसा की क्या वाक्य की होती है, तभी वाक्य का अन्वय कैसे होगा, किस अर्थ में क्या तात्पर्य है, उसमें मुख्य अर्थ यदि नहीं लग रहा है तब जाकर आप लक्षणा करेंगे, नहीं तो लक्षणा में दोष होता है, ये सब समझना चाहिए। इसीलिए क्या है कि तत्वमसि इत्यादि महावाक्य का अर्थ वैसे ही होगा, ये श्रद्धा नहीं, आपको निश्चित अर्थ होना चाहिए, विचार सिद्ध। कोई भी आक्षेप करे ऐसा हो जाएगा, अरे तत्वमसि में तत्वम समास है, कोई कहेगा कि तेन त्वम, तस्मै त्वम, तस्मात् त्वम, तस्मात् माने ईश्वरात्वम इत्यादि, उससे आए हो तुम, ऐसे अर्थ कहेगा। तस्य त्वम, उसके तुम दास हो इत्यादि। तस्मिन् त्वम, उसके अंदर तुम अंश रूप से हो इत्यादि। ये सब अर्थ नहीं लगेगा, ये स्पष्ट होना चाहिए। कैसे? इसी से होगा। इसीलिए ये क्या है कि थोड़ा क्लिष्ट है, फिर भी आवश्यक है। तो क्या कहते हैं, शब्द से शक्ति वृत्ति रूप संबंधा जायमाना शब्द से साक्षात साक्षात संबंधी यो अर्थ। तो साक्षात जो संबंध है जिस अर्थ का शब्द के साथ, पद का माने पदार्थ का पद से, वो शक्ति रूप संबंध से उत्पन्न होता है, इसलिए साक्षात संबंध है। तो साक्षात संबंधी माने साक्षात संबंध अस्य अस्ति इति, अस्य कस्य अर्थस्य, पदार्थस्य साक्षात संबंध अस्ति, इसीलिए इसको पदार्थ को कहेंगे संबंधी। किसका संबंधी? पद का संबंधी, शब्द का शब्दार्थ संबंधी। स शक्यार्थ इति वर्ण्यते, तो इसको क्या कहेंगे? शक्यार्थ। क्यों? क्योंकि इसमें शक्ति है, बोधन कराने के साक्षात संबंध है, तो इसको शक्यार्थ। ये बहुत प्रयोग होता है, शक्यार्थ कहते हैं, इसका प्रयोग होगा बहुत, शक्यार्थ, मुख्यार्थ, ये सब जो कहते हैं। अभी उदाहरण क्या देते हैं? यथा पिता इति शब्द से शक्ति वृत्ति रूप साक्षात संबंध जनक रूपार्थेन सवर्तते। तो पिता इस शब्द का किससे, पिता अर्थ से जनक, जो जनक है उसके साथ जुड़ेगा, पदार्थ के साथ। तस्मात् पिता इति शब्द से शक्ति वृत्ति रूप संबंधेन ज्ञातुम योग्यः साक्षात संबंधी च जनक रूपः यः अर्थः स पितृ शब्द से शक्यार्थ इति कथ्यते। तो क्या हो गया? पिता शब्द में शक्ति है। कैसी शक्ति है? कहते हैं ये शक्ति वृत्ति रूप साक्षात संबंध जो है, क्या क्या शक्ति है? बोधन कराती है। क्या बोधन कराती है? जनक रूप अर्थ का बोधन कराती है। यानी पिता व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति का वह पदार्थ है, शब्दार्थ है, उसका बोधन कराती है। तो उसको क्या कहेंगे? वो साक्षात संबंध है। और शक्ति वृत्ति रूप संबंधे न ज्ञातुम योग्य, योग्य भी है। जनक पदार्थ जो है वो व्यक्ति, वो योग्य है, इस पद के अर्थ क्या की योग्यता है उनमें, उसमें। इसीलिए क्या है कि एक तो क्या है कि शक्ति वृत्ति रूप संबंधे न ज्ञातुम योग्य, मुख्य अर्थ की योग्यता है। दूसरा क्या है कि साक्षात संबंध है, इसीलिए साक्षात संबंधी जो है उसको क्या कहेंगे? ये दोनों होने के कारण शक्यार्थ कहेंगे उसको। तो उसको पितृ शब्दस्य शक्यार्थ जनक रूप अर्थः ऐसा कहेंगे। अभी शक्यार्थ संबंधिनी वक्तृ तात्पर्य विषयीभूते च अर्थांतरे शब्दस्य यह परंपरा संबंधः स शब्द से लक्षणावृत्तिरित्युच्यते। तो अभी ये कहते हैं शक्यार्थ तक यदि स्पष्ट हो गया, इसमें तो कोई क्लिष्टता नहीं है कि व्युत्पत्ति अर्थ होगा, रूढ़ी अर्थ होगा, या व्युत्पत्ति और रूढ़ी दोनों अर्थ होगा, माने योग रूढ़ी अर्थ होगा। ये जो साक्षात संबंध है इसको मुख्य संबंध मानेंगे, इसी को शक्यार्थ कहेंगे। मुख्य संबंध से जो अर्थ निकलता है उसको शक्यार्थ कहेंगे। अभी शक्यार्थ के साथ जो जुड़ा हुआ है, यदि वाक्य के मीमांसा में शक्यार्थ का अर्थ नहीं लगे, तब जाके आप दूसरा कुछ अर्थ लेंगे, और कोई अर्थ नहीं ले सकते और ये भी ले लो वो भी ले लो, नहीं, संबंध होना चाहिए, शक्यार्थ के साथ कुछ संबंध होना चाहिए। जैसे हमने उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? जहति लक्षणा के लिए
गंगा तीरे गंगा तीरे नहीं गंगायाम घोष। तो गंगायाम घोष, गंगा माने वास्तविक भगवती जल जो है, जल को गंगा कहेंगे, प्रवाह को। तो उस पे तो बस्ती नहीं है, घोष माने बस्ती। अब ये बस्ती कहाँ पर है? बस्ती तो किनारे पे है ना, तट पर है। तो तट क्या है कि तट का अर्थ कैसे लिया आपने? पहले शक्यार्थ होगा गंगा प्रवाह, ये शक्यार्थ है, मुख्यार्थ है। उससे संबंध क्या है? तट का है। इसीलिए क्योंकि मुख्यार्थ नहीं बैठ रहा है, इसीलिए आपको लक्षणा करनी है। तभी क्या है कि मुख्यार्थ का त्याग कर कर, शक्यार्थ का त्याग कर कर लक्षणार्थ ले लेंगे जो शक्य से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ होना चाहिए, यही कह रहे हैं। शक्यार्थ संबंधिनी उदाहरण में क्या है कि शक्यार्थ क्या है? गंगा का प्रवाह, जल का प्रवाह, नदी का प्रवाह। उससे संबंधिनी, संबंध क्या है? तट का। उस तट में वक्तृ तात्पर्य विषयी भूते च अर्थांतरे। ये वक्ता का क्या तात्पर्य? अरे गंगा माने, अरे प्रवाह नहीं कह रहा, समझो ना बात को, ऐसे कह रहे हैं, तात्पर्य समझो ना। तो हास्य में भी कहते अरे समझ में आ रहा है आपको, फिर भी आक्षेप कर रहे हैं। तो कहते कैसे समझ में आ रहा है? बिना लक्षणा का अभ्यास से समझ में तो आ रहा है। नदी पे तो नहीं कह रहा है, नदी के तट पे, ऐसे ही कह दिया नदी करके, नदी के तट पे, क्योंकि नदी प्रसिद्ध है तो इसीलिए तट, उससे लेके तट कह दिया। तो वक्तृ तात्पर्य, वक्ता का जो तात्पर्य है उससे विषयी भूते च अर्थांतरे, उसका विषय क्या है? अर्थांतर तट है। शब्द से यह परंपरा संबंध, जो परंपरा से संबंध है, पहले होगा पद का गंगा, गंगायाम, गंगायाम पद का संबंध हो जाएगा जल के साथ। उसमें सप्तमी विभक्ति उसमें, उसमें या उसके ऊपर नहीं, तो उसके बाद संबंध लेंगे तट का, वो परंपरा संबंध हो गया। माने पहले गंगा के साथ संबंध हो गया, बाद में गंगा जी नदी जो है उससे तट का संबंध हो गया। ऐसे संबंध से अर्थ घटाएंगे, तो इसको परंपरा संबंध के। परंपरा संबंध साक्षात संबंध नहीं, परंपरा संबंध है। सह शब्द से लक्षणावृत्ति इति उच्यते, तो ये लक्षणावृत्ति कहेंगे इसको। यथा कृत उद्वाह मंगलम पितामह समीपवर्तिनम पौत्रम प्रति सर्वेभ्यः पूर्वं पितरं नमस्कुरु इति आप्तवाक्यगतेन पिता इति शब्देन पितामह बोधनं लक्षणावृत्त्या लक्षणावृत्त्या बोध्यते, या क्या है कि ज्ञाप्यते, ऐसे समझेंगे। क्या क्या होगा? उदाहरण क्या दे रहे कि कुछ तो कोई मंगल चल रहा है, मंगल माने विवाह इत्यादि प्रसंग चल रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है घर में, और सभी बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं? पुरोहित कह रहे हैं उसको, या तो उपनयन इत्यादि ले, उपनयन ले लीजिए कि पिता बच्चा है, तो क्या कहते हैं कि अभी ये पौत्र, पौत्र माने अभी ये क्या है, ये पोता है। तो पोते को क्या कहते हैं? कोई बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, उसके पिताजी बैठे, फिर ये क्या है कि इसका उपनयन चल रहा है, पोते का हो गया। तो क्या कहते हैं? सर्वेभ्य पूर्वम पितरं नमस्कुरु, सबको नमस्कार तो करो। माने बड़े और भी बाकी आए हैं, कुटुंब के सदस्य है, बाकी कोई है जान पहचान वाले जो है, तो सभी बड़ों को नमस्कार करो, किंतु सबसे पहले पिता को नमस्कार करो। तो वो क्या समझता है? पिता बैठे हैं अभी, तो कहते हैं पितामह समीपवर्तिनम पौत्रम प्रति। अभी ये क्या है कि ये कहां पर है? ये पोता है दादाजी के पास, है ना, दादाजी के पास है। सर्वेभ्य पूर्वम पितरम नमस्कुरु, पिता को करो करके कह दिया। तो क्या है कि ये क्या समझता है? दादाजी बगल में ही बैठे, इसको पता है, माने संस्कार ऐसे है कि उसको पता है कि दादाजी को पहले नमस्कार करते हैं, फिर पिताजी को करते हैं, बड़े हैं तो क्या करते हैं? पिताजी को जाके नमस्कार नहीं करता। पिता माने क्या? पितर माने जो भी है, बड़े जो है, तो दादाजी से शुरू करेगा। इति आप्त वाक्य गते न, तो ये पुरोहित का आप्त है, उन्होंने कहा तो वैसे ही करना है। तो कहते हैं पिता इति शब्दे न पितामह बोधनम लक्षणावृत्त्या। पिता शब्द का अर्थ साक्षात दादाजी नहीं है, पितामह नहीं है, फिर ये पितामह अर्थ समझ लेता है वो, तो पितामह को नमस्कार कर कर, फिर पिता को कर कर इत्यादि, ऐसे चलता है। तत्र शक्यार्थ रूप जनक संबंधिनी, शक्यार्थ क्या है? पिता शब्द का जनक ही है, उसके साक्षात पिताजी जो है, उससे संबंध किसका है? वक्तृ पुरुष तात्पर्य विषयी भूते। वक्ता का वो समझ लेता है कि पुरोहित क्या कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, उसका तात्पर्य का विषय क्या है, तात्पर्य जानना आवश्यक है। बिना तात्पर्य के निश्चय नहीं होगा। तात्पर्य पता है उसको कि बड़ों को करो, पिता, उसको नहीं पता कि पिता दादाजी जो है उनको करो। तो पितामह रूप अर्थांतरे, ये भिन्न अर्थ है, पिता शब्द से भिन्न अर्थ है, अर्थांतर, अन्य अर्थ अर्थांतरम। तो अन्य अर्थ, पिता से अन्य अर्थ क्या है? पितामह।
उसमें तात्पर्य है, तात्पर्य का विषय वो है। इसीलिए क्या है कि यह पितृ शब्द से परंपरा संबंध, तो पिता शब्द का पिताजी के साथ संबंध हो गया, और तात्पर्य विषय भूते पितामह के साथ परंपरा संबंध हो गया, पिता के साथ। अरे पिताजी के पिताजी भी जुड़े हुए, इसीलिए दादाजी का अर्थ ले लिया परंपरा संबंध स पिता इति शब्द से लक्षणावृत्ति ही। तो पिताजी का शब्द का, पिता शब्द का अर्थ क्या हो गया? अभी पितामह हो गया, दादाजी हो गया। कैसे? बोलता परंपरा से। वास्तविक नहीं है, उसमें मुख्य शक्ति नहीं है। कोई भी पिता शब्द ऐसे नहीं कि पिता माने, तो बोलते संदर्भ में तात्पर्य समझकर उसके बाद संदर्भ में आप अर्थ लगाएंगे। पिता शब्द बैठ जाएगा, अर्थ वहां पे बैठ रहा होगा, तो भी तात्पर्य में नहीं बैठ रहा हो। तात्पर्य में दादाजी, फिर क्या कहेंगे? अरे पिता को कर लिया, दादाजी को पहले नहीं करते, ऐसे कहेंगे। इसलिए तात्पर्य पता है उसको, इसलिए तात्पर्य मुख्य है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तात्पर्य के बिना किस शब्द का क्या अर्थ है ये उपनिषद में संभव नहीं है। महतो महियान, अणुअणीयान, अणुअणीयान महतो महियान दोनों कहते हैं। कैसे तात्पर्य समझेगा? बिना तात्पर्य निश्चय के षडलिंग समझकर तात्पर्य निश्चय कर कर अर्थ लगाना चाहिए। सामान्य अर्थ लग जाएगा, पर वो गलत होगा यदि किसी और के साथ विरोध होगा। ये सब समझकर लक्षणा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कैसी लक्षणा करनी चाहिए, जैसे कि विरोध ना हो तात्पर्य विषय के साथ, ये सब मीमांसा में आता है। तो इतना हो गया टिप्पण में। मूल में तो केवल दो लाइनें हैं, वो हो गया था लक्षणा शक्ति लक्षणा इति। अभी कहते तयोः स्वरूपम सलक्षणम वर्ण्यमानम शृणु इति गुरु अवदत। तो अभी मूल में कहेंगे कि ये क्या है लक्षण, लक्षणा क्या है, लक्षणा का स्वरूप क्या है, शक्ति का स्वरूप क्या है। एक शक्ति वृत्ति को शक्ति वृत्ति कहेंगे या लक्षणावृत्ति कहेंगे, दोनों का जो स्वरूप कथन करेंगे वो लक्षण के साथ करेंगे, डेफिनेशन दे देंगे। तो अगले पन्ने पर मूल में कहते हैं 423 से 440 तक शक्ति लक्षणम माने मुख्य वृत्ति का वर्णन करेंगे, साक्षात संबंध जो है पद पदार्थ का। अभी कहते हैं अभी ये भिन्न भिन्न मत में भिन्न भिन्न है, आप ही का क्यों माने? तो पहले समझना चाहिए कि भिन्न भिन्न इसका क्या मत है कि दर्शन का, क्योंकि सभी दर्शन का बताएंगे कि आपने शक्ति कह दिया, अरे हम कैसे प्रयोग करते आप समझिए। तो पूर्व मीमांसा का ही अर्थ लगना चाहिए, क्योंकि वाक्य मीमांसा पूर्व मीमांसा से होगी। माने उन्होंने पूरा इसमें मल्टीपल पीएचडी कर रखा है कि वाक्य का अर्थ कैसे लगाते वेद का, आपको फिर से रीइन्वेंट करने की आवश्यकता नहीं व्हील की। तो बोलते हम अपना दर्शन बनाएंगे और करेंगे, अरे आवश्यकता नहीं है ना, आप कुछ भी कर लोगे अर्थ नहीं लगेगा। तर्क से ही नहीं होता है, जैसे प्राप्त है संप्रदाय से वो वैसे ही वाक्य का अर्थ लगेगा। हाँ, उसमें आगे जाकर वाक्य का अर्थ लगाकर आपने उसको फिर उसमें ये अरे कर्म से जोड़ देंगे, वो नहीं मानेंगे हम। आप कर्म के साथ उसको जोड़ते हो वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो आपका वो दर्शन हो गया। पर जो शब्द और शब्द की शब्द शास्त्र के लिए वो व्याकरण चाहिए, छंदस चाहिए इत्यादि, वेदांग है, निरुक्त इत्यादि चाहिए होगा। पर उतनी ही उसकी सीमा है, किस शास्त्र का क्या, किस वेदांग का, किस शास्त्र दर्शन में कुछ अंग जो है जो विभाजन कर हम समझ सकते हैं उसका क्या प्रयोजन है, उतना ही प्रयोजन है, उससे अधिक नहीं लेना चाहिए। तर्क में भी तार्किक तर्क की जो भाषा है, तर्क भाषा, जो वाद करने का जो एक माने एक व्यवस्था है वाद करने की, कैसे कैसे दोष होते हैं ये दिखाने की, ये सब इसका सब प्रयोजन है। तो इसका सब लाभ उठाना चाहिए। पर इसीलिए ये ठीक है, इसीलिए सब कुछ ठीक है, अरे नहीं तुम तो दर्शन मान लीजिए, नहीं हम दर्शन नहीं मानते, उनकी फिलॉसफी नहीं मानते हम। पूर्व मीमांसा की फिलॉसफी है या बाकी दार्शनिक जो है वो फिलॉसफी वो नहीं मानते, किंतु उसमें जो वेद से अविरुद्ध है, वेदांत से जो अविरुद्ध है उसको हम मानकर चलते हैं यदि हमें प्रयोजन होता है तो यहाँ क्या कहते हैं, अभी शक्ति लक्षण का माने मुख्य जो वृत्ति है उसका अर्थ क्या है, मुख्य वृत्ति क्या मानते हैं, पद पदार्थ का बोधन कराता है, कैसे कराता है, भिन्न भिन्न दार्शनिक क्या कहते हैं। तो कहते हैं न्याय मतेन शक्ति लक्षणम, न्याय मत में क्या है शक्ति का लक्षण, तो कहते हैं घटः इति एतत् पद श्रवण मात्र। उदाहरण देते हैं, घट सुनते हैं तो क्या होता है, इति एतत् पद श्रवण मात्रेण सकल कलश रूपस्य अर्थस्य ज्ञानम सर्वेषां भवतु इति ईश्वर इच्छा एव न्याय शास्त्रे शक्तिरित्युच्यते। तो ईश्वर को मानते हैं, क्या कहते हैं कि ईश्वर की एक इच्छा है,
क्या इच्छा है ईश्वर की कि ऐसे पद का ऐसा अर्थ हो। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको देवनागरी भाषा कहते हैं, संस्कृत को सम्यक कृतम देवनागरी भाषा, क्योंकि ये ईश्वर की ऐसी इच्छा है कि ये पद इस पद का बोधन कराएगा, इस पदार्थ का, ये पद इस पदार्थ का बोधन कराए, ऐसी जो इच्छा है, कराए भवतु लोट लकार में, ये भगवान की इच्छा है, क्या ऐसा होना चाहिए। इसीलिए क्या है कि घट शब्द से ये कलश रूप, जो जो कलश रूप है सकल, उस सबको घट शब्द से बोधन कराएंगे। क्यों? क्योंकि शब्द में शक्ति है, इसी को शक्ति कहेंगे। शक्ति क्या है? भगवान की इच्छा है। तो मैंने संपूर्ण शब्द और शब्दार्थ में ये प्रारब्धवादी जैसे हो गए कि कहते हैं नहीं नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही होने दो करके इच्छा की थी भगवान ने, इसीलिए हमें ऐसे ही बोधन होता है। घट शब्द से हमको हाथी नहीं समझ में आता, मठ नहीं समझ में आता है, केवल हमको वो सकल कलश रूप ही अर्थ समझ में आता है। क्यों? ऐसा है, भगवान की इच्छा है, इसी को शक्ति कहेंगे। हो गया एक। 424 में कहते हैं पदनिष्ठम अर्थ ज्ञान उत्पादन सामर्थ्यम पदशक्ति इति सिद्धांत शक्ति लक्षणम। तो सिद्धांत में जो है ये पूर्व मीमांसक का, वेदांत में उत्तर मीमांसक का, दोनों क्या कहते हैं? पदनिष्ठ। निष्ठ शब्द तर्क भाषा में किस अर्थ में होता है कि उसमें स्थित, पद में स्थित। पद में क्या है? निष्ठ, स्थित, वृत्ति, ऐसे सब। वत प्रत्यय होता है तो मतुप वाला, कि ऐसा वाला, ये सब शब्द लंबे लंबे समास में ऐसे प्रयोग करते हैं कि पदनिष्ठ, पद में, पदनिष्ठ कहेंगे, वत माने जो है ना वो उसको लगेगा, वत वत नहीं होगा, वृत्ति करके शब्द का अर्थ। वत हटा दीजिए, वत यदि लिखा होगा या समझे हैं तो वत प्रत्यय नहीं, माने पद में को जो है उसको वत लगेंगे। जैसे पद में क्या है, यहाँ पे अर्थ ज्ञान उत्पन्न सामर्थ्य है, तो सामर्थ्यवत पदम ऐसे कहेंगे, सामर्थ्यवत पदम इत्यादि ऐसे कहेंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? पदनिष्ठ सामर्थ्यम कहेंगे। पदनिष्ठ सामर्थ्य कहिए, पदवृत्ति सामर्थ्य कहिए, पद समानाधिकरण सामर्थ्य कहिए, समानाधिकरण, पद समानाधिकरण सामर्थ्य कहिए, या सामर्थ्यवत पदम कहिए, वो यही दिखाता है कि दोनों में संबंध है। हाँ, वो जैसे समस्त पद घटाना है वैसे उसके पदों का समास बनाते, मैंने जैसे उसका अर्थ घटाना है। किंतु निष्ठ, वृत्ति, समानाधिकरण ये शब्द एक ही अर्थ में, माने एक ही अर्थ में उसका माने उपयुक्त होते हैं, उपयोग होता है उनका। तो पद निष्ठम क्या है? अर्थ ज्ञान उत्पादन सामर्थ्यम। अर्थ ज्ञान उत्पादन करने का जो सामर्थ्य है उसी को पद की शक्ति कहेंगे। पदस्य शक्ति, पद शक्ति इति सिद्धांत शक्ति लक्षणम। ये पहले भी आया है, तो अभी ये टिप्पण में तो बहुत अधिक आया, इसलिए जल्दी चल सकते हैं इसमें मूल में। कहते घटपदम शृण्वतः कलश रूप अर्थ बोधन जनन अनुकूलम घटपदनिष्ठम सामर्थ्यमेव घटपदस्य शक्ति। तो क्या शक्ति है? तो कहते हैं ये घटपद जो सुनता है, शृण्वतः शत्रंत है, जो सुनने वाला है, सुन रहा है, सुनने वाला नहीं, सुन रहा है, जो घटपद सुन रहा है उसको क्या है कि कलश रूप जो है, कलश का जो आकार है, रूप अर्थ का, पदार्थ का बोधन उत्पन्न, जनन उत्पन्न करने के अनुकूल क्या है? घटपद निष्ठ का सामर्थ्य है। घटपद में ही है वो सामर्थ्य है। किसके लिए अनुकूल है वो? कि ऐसे बोध का जनन, उत्पादन कराएगा। कैसे बोधन का? कलश रूप अर्थ का बोधन कराएगा, जो सुन रहा है उसको। ऐसे जो सामर्थ्य है उसी को घटपद की शक्ति कहेंगे। तो घट हटा देंगे, पद, कोई भी पद होगा डाल देंगे वहां पे, और यहाँ पे भी घट पद से वो हटाकर कोई भी पद डाल देंगे। तो ऐसे पदार्थ, यहाँ पे भी घट की जगह अर्थ डाल देंगे, ये कलश रूप की जगह दूसरा अर्थ डाल देंगे। जहां जहां पद है उसके पहले जो है वो कौन सा पद है वो लेंगे, उसका अर्थ लेंगे। माने हर पद में उसके अर्थ के बोधन कराने का जो सामर्थ्य है उसी को शक्ति कहेंगे। वो उसके लिए अनुकूल है, उत्पादन करने का सामर्थ्य। माने सामर्थ्य क्या है? वो है, उसी को शक्ति कहेंगे जो सामर्थ्य है। सामर्थ्य किसका? कि वो पद में पदार्थ का बोधन कराने, बोधन उत्पादन कराने का के लिए जो अनुकूल सामर्थ्य, अनुकूल है वो। एवं एवं पटपदम शृण्वतः, तो उदाहरण में घटा हटाकर पट जोड़ दिए। एवं एवं पटपदम शृण्वतः वस्त्र रूप अर्थ बोधन जनन अनुकूलम पटपद
निष्ठम सामर्थ्यमेव पटपदस्य शक्ति ही। स्पष्टम, इसमें कोई ये नहीं है कि पटपद में भी वही शक्ति है, ऐसी ही सामर्थ्य है, ऐसा ही सामर्थ्य उसको शक्ति कहेंगे जो वस्त्र रूप अर्थ का बोधन जनन के बोधन उत्पादन करने का अनुकूल है। ऐसा सामर्थ्य जो उसको शक्ति कहेंगे। एवमेव सर्व पदार्थानां तत्तत् अर्थ बोध जनन अनुकूलम तत्तत् पदनिष्ठम सामर्थ्यमेव तत्तत् पदस्य शक्तिरिति नियम। तो सामान्य नियम बना दिए, सभी पदों में क्या है कि उन पदार्थ के बोधन का जनन का अनुकूल सामर्थ्य है, वो पदनिष्ठ ही है, पद में ही है, उसको शक्ति ही कहेंगे, उस पद की शक्ति कहेंगे। इति ज्ञेयम, ऐसा जान लीजिए, कहते जानना चाहिए। अत्र दृष्टांत, दृष्टांत क्या रहते हैं? यथा वन्येः स्वसंबद्ध यथा वन्येः स्वसंबद्ध पदार्थ दाह जनन सामर्थ्य रूपा शक्ति ही अस्ति, तथा श्रोतुः श्रवणेन्द्रिय संयुक्त शब्दस्य स्वसंबद्ध अर्थ ज्ञान जनन सामर्थ्य रूपा शक्तिरस्ति। शक्ति स्त्रीलिंग है, इसीलिए रूपा कर दिए। क्या उदाहरण है? अग्नि, वन्नी, वन्नी, वन्नी शब्द दे दिए। वन्य है स्वसंबद्ध पदार्थ। वन्नी शब्द का पदार्थ क्या है? जो अग्नि जल रही है वो पदार्थ, उसमें क्या है कि दाह जनन सामर्थ्य रूपा शक्तिरस्ति। पर यहाँ पे क्या, हाँ ये नहीं, अर्थ का नहीं कह रहे, ये पद और अर्थ का नहीं कह रहे, वन्नी में उदाहरण है। तो उदाहरण में क्या है? वन्नी में शक्ति है, क्या? जलाने का सामर्थ्य है, उसी को शक्ति कहेंगे। अग्नि में क्या शक्ति है? जलाने का सामर्थ्य, उसी को शक्ति कहेंगे। तो कहते हैं दाह जनन सामर्थ्य रूप जो शक्ति है ना, वैसे ही वन्नी शब्द में ही ले लीजिए। वन्नी शब्द में और एक शक्ति है, जैसे जलाने की शक्ति है, वैसे वन्नी अर्थ बोधन कराने की भी शक्ति है। श्रवणेन्द्रिय संयुक्त, तो वन्नी शब्द सुनते, या घट शब्द, आप एक ही उदाहरण से घटा देंगे। वन्नी जो शब्द है उसमें जैसे जलाने माने जलन, दाह जनन उत्पादन करने का सामर्थ्य है, उसी को शक्ति कहेंगे। वैसे ही वन्नी शब्द सुनते ही क्या, वो अर्थ जलाने का सामर्थ्य जो है, वैसा वाला पदार्थ जो समझ आता है अर्थ, वो बोधन कैसे हुआ? वो बोधन जनन माने उत्पादन कराने का, बुद्धि में, सुनने वाले की बुद्धि में, सुन रहा है उसकी बुद्धि में वो पदार्थ, उस पदार्थ का ज्ञान हो जाए, ऐसे उत्पादन करने का जो सामर्थ्य है, उसी को शक्ति कहेंगे। वो कैसी शक्ति कैसे है? कहते हैं श्रवण इंद्रिय संयुक्त शब्दस्य। तो ये वन्नी शब्द या घट शब्द सुना, वो क्या है? श्रवण इंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय जो है उससे संयुक्त शब्द है, उससे जुड़ा होना चाहिए, तब जाके शब्द सुनाई देगा। तो अभी शब्द सुनाई देगा वन्नी, घट, पट इत्यादि। तो सो संबद्ध अर्थ ज्ञान, उसी पद से अर्थ जो जुड़ा हुआ है उसका बोधन कराने का, उत्पादन करा, बोधन ज्ञान जनन उत्पादन करने का सामर्थ्य जो है, वैसे रूप की जो शक्ति है, वो उदाहरण है, उदाहृत है इसमें। तो उदाहृत क्या है कि ऐसी शक्ति होती है, पद में ऐसी शक्ति होती है। उदाहरण से दे दिए, घटा दिया। अग्नौ दाहकत्व शक्तिवत, दाहकत्व शक्तिवत, जलाने का जो सामर्थ्य है ना, शक्ति, उसी को शक्ति कहेंगे। अग्नि में है। जले सेचकत्वम, जल में क्या है? जल में सेचकत्वम, गीला करने का सामर्थ्य है। दाह शांति करत्वम, तो ये अग्नि ने कुछ जला दिया, जल में सेचकत्वम है, गीला कर देगा, और दाह शांति करत्वम भी है कि वो अग्नि को बुझाने का भी सामर्थ्य जल में है। तो ये और एक, जैसे तो अभी एक ही इसमें मैंने क्या दिखा रहे अभी, ये एक से अधिक शक्तियां हो सकती है, एक ही शक्ति ऐसा नहीं है। आपने कह दिया अग्नि में दाह करने का सामर्थ्य है, तो अग्नि में पदार्थ बोधन करने की शक्ति कहाँ से आएगी? एक शक्ति है, दूसरी शक्ति कहाँ से आएगी? तो कहते हैं एक ही पद में भिन्न भिन्न शक्ति हो सकती है। उदाहरण देते हैं, जैसे जल में सेचकत्व है, दाह शांति करत्व है, चूर्ण पिंडी कारकत्व इत्यादि सामर्थ्यम अस्ति। चूर्ण पिंडी माने अभी पानी से आप आटा भी गूंथ सकते हैं, आटा ये करके क्या करेंगे, उसका रोटी बनाने के लिए आप उसका ये बना देंगे, पिंड बना देंगे। तो ऐसा भी है, ऐसा सामर्थ्य भी है। पितृपक्ष चल रहा है तो पिंड बनाते हैं, तो आटा लेंगे इसका, चावल का, उसे पिंड बनाते, तो पानी डालना पड़ता है, बिना पानी के नहीं होगा, कैसे बनाएंगे? तो पिंड बनाने के लिए ये सामर्थ्य भी है। तो कैसे शक्ति है? सेचकत्व शक्ति है, दाह शांति करत्व शक्ति है, चूर्ण पिंडी कारकत्व शक्ति है, तीनों एक साथ हो सकती है। तो ऐसे कोई सीमा नहीं है। तो क्या कि बुद्धि से हम घटाते हैं कि क्या क्या शक्ति है, अनुमान से कहते हैं।
तत्सामर्थ्य में शक्तिरित्युच्यते। तो एक होना चाहिए ऐसा नहीं है, एक से अधिक भी शक्ति हो सकती है, एक होनी चाहिए ऐसा नहीं है। एवं सर्व पदार्थेषु स्वस्व कार्य जनन अनुकूलम सामर्थ्यम अस्ति। वैसे ही क्या है कि सभी पदार्थ में अपना कार्य उत्पन्न करने का सामर्थ्य, उत्पन्न करने के अनुकूल सामर्थ्य है, कि उसके लिए सहयोगी बनता है। कुछ कुछ माने ऐसा अनुकूल है सामर्थ्य कि कुछ कार्य उत्पन्न कर देगा, वो उसी में होता है, सभी पदार्थ में होता है। वैसे ही क्या है कि पद में भी पदार्थ बोधन करने का सामर्थ्य है। जैसे पदार्थ में कार्य जनन अनुकूल सामर्थ्य है अपना ही, अब स्वस्व कार्य जनन अनुकूल सामर्थ्य, वैसे ही पद में पदार्थ का बोधन जनन अनुकूल सामर्थ्य है। ये हो गया उदाहरण उदाहृत। तत्सामर्थ्य में वह शक्ति रीति श्रुति सिद्धांत, इसी को शक्ति कहते हैं। जो पदार्थ में भी है उसको भी शक्ति कहेंगे, पद में भी है उसको भी शक्ति कहेंगे। एक में, पहले वाले में क्या है कि पदार्थ में कार्य उत्पन्न करने का के सामर्थ्य है। पद में क्या है, पद का कार्य क्या है, ज्ञान उत्पन्न कराता है, तो ज्ञान उसका कार्य है, ज्ञान उत्पादन कराना। इसीलिए वैसे ज्ञान उत्पादन कराने के अनुकूल सामर्थ्य है। अयम अर्थ मनसी निश्चयेन धार्यः। तो ये ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि यही आगे काम आएगा तत्वमस्यादि महावाक्य का निर्धारण करने में। नैयायिकादि सिद्धांतस्तु हेयः, उसको छोड़ दीजिए। कहते हैं कि उनका दर्शन शास्त्र छोड़ दीजिए, वो बहुत सारा बोलते, तो वो क्या है कि आपका बुद्धि तीव्र होगी, तर्क पढ़िए, बुद्धि तीव्र होगी कि ये कैसे हो सकता है, सूक्ष्म अर्थ समझने का सामर्थ्य आता है, बस उतना ही है। उनमें भी सामर्थ्य है, क्या सामर्थ्य है कि बुद्धि तीव्र कराने का सामर्थ्य। हाँ, तीव्र होती माने बुद्धि खराब भी कर देते कभी कभी, अरे क्या बात करे, पूरा दिमाग अभी कुछ नहीं करना है, सोना है, तर्क के पाठ के बाद सोना है, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे कहते हैं। तो ये भी होता है। पर यदि आप देखेंगे, रुचि आएगी यदि आपको चर्चा में कि सूक्ष्म अर्थ का विभाजन करेंगे, हेयर स्प्लिटिंग एनालिसिस कहते हैं ना, उसमें यदि रुचि है तो तर्क में रुचि आएगी। हाँ, दर्शन छोड़ दीजिए, वो क्या कहते हैं, किसके लिए कि क्या कहते हैं, देखिए जैसे अनुमान लगाते, अनुमान किसका लगाते हैं, अभी पर्वत में वन्नी प्रत्यक्ष है, दिख रही है कि आग लगी हुई है, तभी कहते हैं धुआं दिख रहा है। हाँ, धुआं तो दिख रहा है, ठीक है, तो धुआं दिख रहा है इसीलिए वन्नी है करके वहां पे करने की आवश्यकता नहीं है ना। पर वन्नी प्रत्यक्ष है, अग्नि आग लगी हुई प्रत्यक्ष है, तो कहते हैं नहीं, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी ही, ऐसे अनुमान लगाए। बोलते अरे मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है, तुम्हारा तर्क अपने घर पे, तो बोलते नहीं, क्यों, तो बोलते हैं स्वशिष्यान बोधयतु, तो कहते हैं आप अपने शिष्यों को पढ़ाइए, हमें मत पढ़ाइए, हमें तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, हमें आवश्यकता नहीं है। किंतु कहते हैं हम भी तर्क, जो शिष्य है तर्क के, वो क्यों पढ़ाएंगे, वो क्यों पढ़ेंगे, कहते हमें भी प्रत्यक्ष है, केवल दूसरे दार्शनिक को प्रत्यक्ष नहीं है ना, हमें भी प्रत्यक्ष है, तो आप क्यों हमें वैसा अनुमान पढ़ा रहे। तो कहते बुद्धि विशारदाय, शिष्याणाम बुद्धि विशारदाय, कि बुद्धि तीव्र हो, कि प्रत्यक्ष हो फिर भी हम परीक्षा लेंगे कि घटाओ। जैसे परीक्षा में कहते हैं दिख रहा है, जैसे अभी प्रैक्टिकल लैब में कुछ प्रैक्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये हो, तो पहले करते थे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में वीडियो इंजीनियरिंग किया, तभी वो टीवी का कुछ ये करेंगे 1 घंटे में आपको, या लैब का कुछ होगा, तो कहते हैं कि इसमें अभी क्या हुआ, टीवी में क्या फॉल्ट है ढूंढो, तो ढूंढेंगे तो बोलते कि एक प्रत्यक्ष वायर निकला हुआ दिख रहा है, तो वायर निकाल, तो उसको लगा देंगे, बोलते ठीक नहीं करना है आपको, वो क्या है करके ढूंढो पहले, तो बोलते वायर निकला हुआ है। हाँ, वायर निकला, पर हो क्या रहा है, तुमको कैसे पता वायर निकला। अभी देखिए वायर निकला हुआ क्योंकि वो निकाल के अंदर से वायर कट गई हुई, तो या तो सोल्डरिंग थोड़ी ढीली होगी, कैसे समझेगा आपको, इसीलिए आपको परीक्षा कर कर घटाना पड़ेगा, हेतु हेतुमत भाव से घटाना पड़ेगा। तर्क में भी वही है, प्रत्यक्ष हो तो भी क्यों करते, बुद्धि विशारदाय, कल काम आएगा किसी इसमें, इसीलिए कहते हैं यहाँ पे क्या। अच्छा, ये आगे पिछले पन्ने से बढ़ा था, ये रह गया, मुझे लगा था कुछ आगे भी होगा, यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ इनका। ये जो पहले पन्ने पे शुरू किए थे ना, तो ये आगे कितने पन्ना जा रहा है, दूसरे पन्ने तक, हाँ दूसरे पन्ने तक है। तो ये अगले पाठ में देखते हैं यहाँ से, तादृश लक्षणस्य, तो क्योंकि ये अगला पैराग्राफ कर दिए तो थोड़ा लक्षणावृत्ति का बोधन एक आगे बढ़ाएंगे अगले पाठ में। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठान बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्येक परमः तदेव अन्नमत्तोन्येति में निश्चितामति ही। वास्तविक क्या है कि मुझे ये टिप्पण की शैली इष्ट नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत
आगे चलते हैं। तो मूल में क्या है कि मूल में होने के बाद टिप्पण में विश्लेषण हो तो अच्छा है। ये टिप्पण पहले लिख देते हैं तो मूल का कुछ रह नहीं जाता है, माने आप अपना ही ग्रंथ लिख देते हैं। ऐसे लगता है कभी कभी कि क्या है कि टिप्पण में इतना बता देते हैं कि मूल में कुछ नहीं रह जाता। मूल में होने के बाद उसका थोड़ा विस्तार करेंगे टिप्पण में तो अच्छा रहता है। ये मेरा अभिप्राय है, ऐसे नहीं, जिसको जैसे शैली पसंद है कीजिए, पर यही होता है कि कुछ रह जाता है, ऐसे लगता है अरे अभी, क्योंकि एक बार आपने जैसे अभी क्या होता है ना, अभी टीका का अभ्यास कर लिया वेदांत में भी किसी उपनिषद टीका, तो कहते हैं अभी अभी आपको मूल पढ़ाएंगे तो आपको रुचि नहीं रहेगी। भाष्य टीका का अभ्यास हो गया, बाद में आपको पढ़ाने में भी रुचि, मुझे तो पढ़ाने में भी रुचि नहीं होती, मतलब मैं जितना अभ्यास किया उतना दूसरे को भी लाभ हो, तो इसीलिए टीका पढ़ने वाले मिल जाए विद्यार्थी, अरे बोलते हैं अरे भाष्य पढ़ने वाले मिलते हैं, आप टीका वाले ढूंढ रहे हो, तो ढूंढ में कुछ नहीं रहो, नहीं आएंगे तो ठीक है, पर फिर मूल में रुचि नहीं है, तो ना पढ़ने में रुचि है ना पढ़ाने में रुचि है, क्योंकि टीका इत्यादि अभ्यास करते तो अधिक लाभ मिलता है, एक साथ ही करेंगे। तो इधर भी ऐसे ही कि ये जितना विस्तार हो गया उसके बाद जाकर ऊपर ही ऊपर बताएंगे आपको, अर्थ नहीं है उसमें, समरी तो फिर भी करेंगे आगे जाकर, तो कितनी बार करेंगे ना, तो थोड़ा ये हो जाता है, अरुचि हो जाती है, नहीं होनी चाहिए, पर क्या है कि मन का स्वभाव है, तो जिसको जैसे ठीक लगे कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद, अगले पाठ में मिलते हैं।